और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे रुख अपराजिता का करते हैं। अपराजिता, एक तरफ तो हम प्रदूषण से मुक्ति पाने की बात करते हैं, खाड़ी देशों में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, तेल की किल्लत हो रही है, महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है, उसके तौर पर भी इथेनॉल पेट्रोल को एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। इससे भारत भी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी की खपत हो रही है, वो भी तब जब हमारा देश पानी के संकट से जूझता हुआ नजर आ रहा है और 2030 में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव चल रहा है, सीधे तौर पे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वे में आप देख रहे हैं कि उसका असर भारत में भी दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट से जो है 60% से ज़्यादा ऊपर जो तेल है वो भारत वहीं से मंगवाता है। और इसके बाद नतीजा ये है कि भारत ने धीरे धीरे सोचा कि इस तरीके से हम अपनी अगर आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं, अपने भारत में ही अगर इसकी उपज करते हैं, अपने भारत में ही अगर हम तेल का कहते हैं कि बढ़ोतरी ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं से भारत की आत्मनिर्भरता बचेगी और बनेगी। और जैसे कह रहे हैं ना कि मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो आने वाले समय को लेते हुए भारत सरकार हमेशा यही चीज़ कहती है कि हम जो हैं भारत को 247 तक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन आप सोचिए किस दिशा में काम तैयार किया जा रहा है कि हम गाड़ियों का यूज़ करने के लिए पानी की खपत कर रहे हैं। और पानी की तब खपत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जब भारत के कुछ राज्य अभी पहले से पानी की वजह से जो है वो उससे जूझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, पहले मैं इथेनॉल के बारे में बताऊं। इथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है जिसे मक्का, गन्ना, टूटे हुए चावल जैसी फसलों से तैयार किया जाता है ताकि जो पेट्रोल है उसमें मिलाकर गाड़ियों में यूज़ किया जा सके ताकि पेट्रोल कम लगे। और इससे ये होगा कि भारत सरकार ये बताती है कि ये ग्रीन फ्यूल है, इससे देशी पैसे बचेंगे, हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी और प्रदूषण रहित रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि प्रदूषण रहित बनाने के लिए हम जल का अगर इतना खपत करते हैं, तो जल तो जीवन है, अगर जल ही नहीं बचेगा, जीवन ही नहीं बचेगा, तो वो गाड़ियां कौन चलाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। अब भारत के किन राज्यों में पानी की पहले से ज्यादा तंगी है, तो दिल्ली उसमें आता है। दिल्ली में हर साल गर्मी की संकट होती है और गर्मी की संकट की वजह से आप देखते हैं कि भूजल जो है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से पहले से दिल्ली में जो है पानी को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ रहता है कि पानी की यहाँ पर दिक्कत है, टैंकरों पर डिपेंडेंट है लोग। पहले से दिल्ली में पानी जो है वो खरीद कर पीते हुए आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा में देखते हैं कि वहाँ पर धान, मक्के की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें पानी की खपत होती है। और पानी की खपत होने की वजह से वहाँ के किसान जो हैं धान वान को बहुत उपजाते, तो वहाँ की ज़मीन तो पहले से सूख रही है, तो वहाँ पर भी पानी की तंगी देखने को मिल रही है। राजस्थान, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से आप देखते हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी की तंगी देखने को मिलती है और बहुत पहले से वहाँ पर बारिश और टैंकर पर लोगों की निर्भरता रहती है। उसके बाद बेंगलुरु IT सेक्टर है, उसके बावजूद झीलें सूख रही हैं और वहाँ पर लोग जो है पानी के लिए टैंकरों पर डिपेंडेंट है। महाराष्ट्र जैसा राज्य जहाँ पर कहते हैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमी हमें देता है देश में, वहां पर पानी की ऐसी तंगी हुई है, कई बार ऐसा सूखा पड़ा है कि वहां पर पानी की ट्रेनें चलवानी पड़ी हैं। तो ये किस तरीके की हम कह रहे हैं कि गाड़ियों में हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का भारत विकसित हो रहा है जहां पर आपको पानी की तंगी से जूझना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन फ्यूल का नाम इसे ये कह करके दिया जा रहा है कि चलिए ये जो है आने वाले समय में आपको प्रदूषण से बचाएगा। लेकिन गाड़ियों से जो गैसेस निकलती हैं पेट्रोल और डीजल यूज करने पे जो उत्सर्जित होती हैं, वो पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगा ना, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। क्योंकि 20% इथेनॉल होता है और दिक्कत ये भी है कि अगर ठीक है मान भी लिया जाए कि दूसरे फ्यूल की तुलना में इससे थोड़ा प्रदूषण कम होता है, प्रकृति को नुकसान कम होता है, लेकिन इसे बनाने में तो पॉल्यूशन हो ही रहा है। वहाँ से निकलने वाला पानी है जो आपके पानी को, नदियों को, नालों को दूषित यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। इसे बनाने में जो ईंधन वहाँ से निकल रहा है उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी एक तरफ तो आप प्रदूषण कम करने की बात कर रहे हैं जो गाड़ियों के माध्यम से हो रहा है, दूसरी तरफ इसे बनाने में भी प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे किस तरह से देखा जाए, किस तरह से सुरक्षित इसे कहा जाए?
अंकिता जी, हम अभी के यूज को लेकर के आने वाले संकट को जो है इग्नोर करते हुए चलते हैं। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन गाड़ियों के बिना तो जीवन संभव है। लेकिन आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हर घर में गाड़ियां, एसी, जो लग्जीरियस लाइफ लोगों को जीने की आदत हो गई है, प्रकृति से आपको दूर भेज रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लग्जीरियस लाइफ को बनाने में ये जो चीज़ें यूज होती हैं उसमें प्रकृति का ही यूज होता है, और प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसके साथ छेड़छाड़ होता है। और यही कारण है कि आज प्रदूषण के मामले में दिल्ली की मैं बात करूंगी, जहां पर मेरी मौजूदगी है, प्रदूषण के मामले में दिल्ली चरम पर है, जल संकट के मामले में दिल्ली जो है चरम पर है, वायु की गुणवत्ता खराब है उसमें दिल्ली चरम पर है। तो आप खुद सोचिए, गाड़ियां लेकर के इंसान जा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन स्वच्छ हवा नहीं ले पा रहा है, पानी नहीं अच्छा पी पा रहा है। तो ये कैसा जीवन है जहां पर इंसान को जिस चीज की नीड है वही नहीं पूरी हो पा रही है। तो अंकिता जी, सबसे जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल से बनी हुई जो गाड़ियां हैं उसका ही यूज करके जो है आप सर्वाइव कर सकते हैं। कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, हाइड्रोजन गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है उसका भी आप यूज करिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से इसे ग्रीन फ्यूल में जो कह रहे हैं उससे आप लोगों को ये जरूर कह सकते हैं कि इससे प्रदूषण कम होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से ग्रीनरी में नहीं आता है, क्योंकि इससे कुछ हद तक प्रदूषण कम होगा, लेकिन पानी की खपत इतनी होगी कि आने वाले समय में आपको पीने के लिए शायद जल तक नहीं मिलेगा। और उसका एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आज देखने को मिल रहा है, बहुत समय से पानी को लेकर के वार चल रहा है। तो जो राज्य में सरकार होती है वो केंद्र सरकार पर अब जो है थोपती हुई नजर आती है, केंद्र सरकार जो है वो दूसरे राज्य पर जहां पर उनकी सरकार नहीं तो है। सरकार तो अपने अपने दावे यहाँ पर कर रही है, लेकिन उसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन चिंता जल संकट को लेकर भी होती हुई नजर आ रही है। पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। त्रिलोक चंद्र जी, ये नई रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। यानी कि एक तरफ तो आप प्रकृति को बचाने की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जल की कीमत पर, यानी कि नीति आयोग इस बात की चेतावनी दे चुका है कि 2030 में जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक हो सकती है। बावजूद इसके जल का इतना ज्यादा दोहन क्यों? हाँ, नमस्कार अंकिता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस स्तर पर पानी का उपयोग किया जा रहा है, पानी अंधाधुंध बर्बादी की जा रही है, आने वाला समय बहुत कष्टदायी होगा। हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको पानी के लिए तरसना पड़ेगा, पानी के लिए उनको यहाँ तक कि संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनौतियां हम खड़े कर रहे हैं। हम मनुष्य इतने भोगवादी हो गए हैं, अपनी विलासिताओं के चीजों के लिए तमाम चीजों का दोहन कर रहे हैं। चाहे प्राकृतिक वनस्पति की बात करें हम, चाहे ईंधन की बात करें, चाहे अपनी गाड़ियां की बात करें, ये तमाम चीजें जो भी चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने विलासिताओं को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं अंकिता जी। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि जिस दिन इसका दुष्प्रभाव हमारे समाज में पड़ेगा, हमारे बच्चों को पड़ेगा, वो दिन क्या होगा। आज तुम तमाम चीजें कमा रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आप जितने भी तो तुम चाहे धन दौलत की हम बात करें, चाहे तुम अपने संसाधन जुटाने की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अगर उनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो आपको तमाम चीजें कमाकर क्या करेंगे? निश्चित तरीके से जिस तरीके से हमारा ग्रीन फ्लू की बात आ रही है या इथेनॉल की बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं जी हमारे जो अत्यधिक पानी की खपत हो रहा है वो बहुत चिंतनीय है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो पानी की जो ये फसलें हैं, हमारे गन्ने हैं या अन्य चीजें हैं, धान की चीजें हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है कि पानी की जहाँ अधिक मात्रा की जरूरत होती वो चीजें भी हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमें भूजल का दोहन लगातार हो रहा है, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से भूजल का दोहन कर रहे हैं। आसमान से पानी नहीं बरस रहा है, आसमान में ऐसी परिस्थितियां हमने चुनौतियां पूर्ण कर दी है कि पानी बरसित है। और भूजल की बात करते हैं, भूजल भी इतनी गंदा हो रहा है कि जिससे कहीं ना कहीं जो है कि बहुत आने वाले समय विकट होगा। और जो हमारे खाद्य सुरक्षा पर तो आज खतरा मंडरा रहा है, ये भी एक बहुत हानिकारक चीजें हैं। और जो सबसे बड़ी चीज अंकिता जी आती है वो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, और जिस पर्यावरण का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा,
हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये दुनिया किस काम की। तो ऐसे में आज त्रिलोक चंद्र दुनिया जी, में जी दूसरे रहे हैं। और भी कई सारे विकल्प हैं, हम उन विकल्पों की तरफ क्यों नहीं जाते? अगर आपको ग्रीन फ्यूल ही बनाना है, अगर आपको एथेनॉल ही यहाँ पर बनाना है, तो सिर्फ चावल ही क्यों? दूसरे और भी कई सारे ऑप्शन हैं। मक्का का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन वेस्ट का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कचरा है उसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा भी होगा और पानी की खपत भी यहाँ पर कम होगी, पर्यावरण को नुकसान भी यहाँ पर नहीं होगा। कि जी अंकिता जी, आपने मुझसे पूछा जी सवाल। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमको विकल्प तैयार करने चाहिए, लेकिन हमने विकल्पों पर तैयार नहीं किए हैं। जबकि इतना मनुष्य जानता है कि भाई जो भी ईंधन है वो सीमित है, उनकी जो है कि एक दिन वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए जा रहे हैं। लेकिन सरकार की इतनी पहल अभी सामने नहीं आई है जो हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरणीय संतुलन को बना पाए। तमाम जो गैसें हैं जो आज हमारा वातावरण को दूषित कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पर्यावरण दूषित होना, वातावरण दूषित, मानव जीवन असुरक्षित होना, मानव को एक रोग का तिल्ला खड़ा करने वाली चीजें है। हमें विकल्पों पे जाना पड़ेगा। हमें जरूरी नहीं कि इन्हीं चीजों को हम अपनाएं, हमें इस तरीके के संसाधन उत्पन्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आप तो शोध कर ही रहे हैं ना, क्या वो सोच हमारे जो पर्यावरण के अनुकूल है ऐसे चीजों पे नहीं हो सकती है क्या? तो ऐसे में क्या जरूरी है इस विकल्प तरह हमारे की? पास बचते हैं? क्या किस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो पानी है उसे भी बचाया जा सके, पर्यावरण को भी यहाँ पर बचाया जा सके? और क्योंकि हमें आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनको जवाब यहाँ पर देना होगा। अगर इस तरह से पानी का खपत होता रहा तो उनके लिए क्या बचेगा? जी त्रिलोक चंद्र जी। जी, जिस तरीके से अंकिता जी लगातार पानी की बर्बादी की जा रही है, हमने देखा है कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही समय आप देख रहे हैं अप्रैल के महीने में कि आपने न्यूज के माध्यम ने आपने भी चलाया होगा, ग्लेशियर पिघलने लगे, ग्लेशियर खत्म होने लगे। जी हाँ। अगर पानी ही पर्वतीय अंचलों में नहीं रहेगा, बारिश ही नहीं होगी, तो हमारे जो भूजल है वो भूजल का स्तर कहाँ से बढ़ेगा? आज हम निर्भर करके अपना हैंडपंप चला दे रहे हैं, अपना जो है कि सूर्य वो चला देते हैं, पानी आ रहा, लेकिन ये हमने कभी मनन नहीं किया कि जिस तरीके से परिस्थितियां आज समाज के बीच में हमने उत्पन्न कर दी है अंकिता जी, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण संतुलन कर रहे हैं और उसको पानी को जो है कि किल्लतों के एक संकेत दे रहे हैं। हमें संभालना चाहिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसे चीजों को उत्पादित करें जिससे हमारा पर्यावरण भी सुलभ हो सके, पर्यावरण भी स्वस्थ रह सके, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य भी सुरक्षित रह सके, और जो हमारे आवागमन के साधन हैं उन आवागमनों के साधन जिनके कारण से तमाम प्रदूषण फैल रहा है, जो हवाएं जो कि गंदे हो रहे हैं, उनके ओर भी हमको जो है कि शोध करके ऐसे चीजों का आविष्कार कर दें। जैसे कुछ और पहल की है सरकार ने, इलेक्ट्रिक वाहनों की तैयारी की है, लेकिन क्या वो दूर स्तर तक जा पाएंगे? क्या हिंदुस्तान के कोने कोने तक वो बसें पहुंच पाएंगे? क्या दिल्ली का आदमी उन बसों से जो कि कलकत्ता जा पाएगा या मुंबई जा पाएगा? तो ये कई इस प्रकार के हमको चिंतन और मनन करने की जरूरत है क्या जी, कि हमको एक इस तरीके के यंत्र तैयार करने हैं वाहनों में अपने यातायात के, कि अगर हम बैठ रहे हैं तो बिना पर्यावरण को दूषित किए हुए उन स्थानों तक पहुंचे, बीच में हमको रुकावट ना आने पड़े। इस ओर शोध करने की जरूरत है आज, क्योंकि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन शोधकर्ताओं को यही करना चाहूंगा, जिस तरीके से आप ये पर्यावरण दूषित करने वाली चीजों को उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे मानव जीवन एक रोगग्रस्त बन गया है, क्यों ना तुम इस तरीके से एक शुद्ध पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। अपराजिता, यहाँ तो मतलब एक तरफ तो जो सरकार है अपनी पीठ थपथपा रही है कि ग्रीन एनर्जी से आत्मनिर्भर बनेगा भारत, कई तरह की यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं उसका यहाँ पर खात्मा होगा, लेकिन दूसरी तरफ भविष्य में अगर पानी का इसी तेज़ी से दोहन होता रहा, खपत होती रही, तो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि बच्चों को जवाब देना होगा कि आखिर हमने उनके साथ किया क्या है अगर इसी तरह से पानी का दोहन होता रहेगा तो।
अंकिता जी, तत्कालिक वैकल्पिक से पीठ थपथपाना बहुत आसान होता है, लेकिन फ्यूचर में इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे अगर इसको ध्यान में रख करके अगर सरकार काम करे तो सीधे तौर पे पीठ थपथपाने वाला जो है उनको श्रेय दिया जा सकता है। लेकिन पंचतत्व से बना ये शरीर अगर पंचतत्व में विलीन होने के लिए पंचतत्व ही नहीं बचेगा तो आप खुद सोचिए कि ये कैसी आपकी तरक्की है, कैसा विकसित भारत है, जहां पर हम शुरू से ये बातें जानते हैं कि जल, वायु, नीर, भूमि, अंबर, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और अब भारत की अगर मैं बात करूं तो इन 5 चीज पर खतरा मंडरा रहा है, पूरी तरीके से दूषित है। जल की बात ले लीजिए, जल का संकट देखने को मिल रहा है। भूमि की बात कर लीजिए तो धरती जो है कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रही है। हवा की बात कर लीजिए तो इतना स्वच्छ नहीं है, लोगों को फेफड़ों की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। अग्नि तो चलिए ऐसी चीजें हैं जो सबको खत्म ही कर देती है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और अंबर, आसमान से बारिश तक जो है उसमें दिक्कतें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ का असर है। और इसका सबसे सीधा विकल्प यह है कि हर एक इंसान को सरकार के साथ साथ जागरूक होना पड़ेगा और प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हर इंसान नहीं जागा तो आने वाले समय में आपको धरती पर सरवाइव के लिए ये पेट्रोल और एसी काम नहीं करेगा, चाहिए होगा जल ही, हवा ही। और यही चीज जो है मानव जीवन को धरती पर पूरी तरीके से सरवाइव करने के लिए काम आएगा। और यही तो बड़ा सवाल है कि आखिर इन तमाम चीजों को सरकार कब समझेगी और लोग आखिर कब जागरूक होंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो आने वाला वक्त बेहद चिंताजनक होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।